क्या कभी ऐसा हुआ है कि शाम के 7 बजे हो और दिन भर में कोई बहुत भारी शारीरिक मेहनत वाला काम भी ना किया हो? हाँ, मतलब बस अपनी कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर काम किया हो। बिल्कुल। और फिर भी कोई इस कदर थकावा महसूस करे जैसे कोई पहाड़ तोड़कर आया हो। ये आजकल बहुत आम है ना? ये कोई सामान्य शारीरिक थकान नहीं है। मुझे लगता है ये असल में हमारे दिमाग के अंदर बज रहा एक अदृश्य अलार्म है, जिसकी आवाज हमें सुनाई तो नहीं देती, लेकिन हमारा शरीर उसके हर एक झटके को महसूस करता है। और उस अदृश्य अलार्म का ही दूसरा नाम है तनाव, या जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि थकान सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ने या भारी वजन उठाने से होती है। हाँ, शरीर टूटने लगता है तब। सही कहा। लेकिन असलियत ये है कि जब हमारा दिमाग एक ही जगह पर बैठकर लगातार चिंताओं को प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो वो किसी भी शारीरिक मेहनत से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम बिना छुए ढो रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य बोझ को डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी वेलनेस और स्वास्थ्य की यात्रा बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा ऐसे स्रोतों और रिसर्च पर आधारित है जो तनाव को बिना किसी भारी मेडिकल शब्दावली के समझाते हैं। हमारा मिशन बहुत सीधा है। हमें ये समझना है कि तनाव असल में हमारे शरीर के साथ क्या करता है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे बिना कुछ बेहद व्यावहारिक और प्राकृतिक तरीकों से इसे कैसे कम किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि जो लोग वेलनेस की दुनिया में नए कदम रखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी मौजूद है कि उसे देखकर ही इंसान और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। लोगों को लगने लगता है कि तनाव कम करने के लिए शायद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या पहाड़ों पर जाकर संन्यास लेना पड़ेगा। हाँ, जो कि मुमकिन नहीं है एकदम। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो रोजमर्रा की जिंदगी में किए जा सकने वाले छोटे छोटे बदलावों के बारे में, जिनका वैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा असर होता है। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं, तनाव तकनीकी और शारीरिक रूप से आखिर है क्या? मतलब जब हम कहते हैं कि दिमाग पर दबाव है या कोई इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मेरा मतलब है मानव विकास या इवोल्यूशन की तरफ। अच्छा, इवोल्यूशन। हाँ, अगर हम इंसान के इवोल्यूशन को देखें तो तनाव कोई बुरी चीज नहीं थी। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। मान लीजिए आज से हजारों साल पहले कोई इंसान जंगल में है और उसके सामने एक शेर आ जाता है, तो जाहिर वो डरेगा। बिल्कुल। उस वक्त उसके दिमाग को तुरंत शरीर को एक सिग्नल देना होता है, भागो या लड़ो, जिसे विज्ञान की भाषा में हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो उस वक्त शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का सैलाब आ जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है, ताकि इंसान उस खतरे से बच सके, या तो शेर से लड़ सके या वहां से भाग सके। एकदम सही। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में समस्या ये है कि हमारे सामने कोई असली शेर नहीं खड़ा है। हाँ, आज के शेर बदल गए हैं। बिल्कुल बदल गए हैं। आज का शेर बॉस का ईमेल है, ईएमआई चुकाने की टेंशन है, या फिर कोई लंबा ट्रैफिक जैम है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा आज भी बॉस के ईमेल और असली शेर के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। ये बहुत सटीक बात कही आपने, है ना? वो बॉस का ईमेल देखकर भी शरीर में वही कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर देता है जो शेर को देखकर करता था। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना एकदम सामान्य है। जैसे अगर कोई डेडलाइन पास आ रही है तो ये हमें काम पूरा करने के लिए सतर्क करता है। हाँ, एक तरह का हेल्दी प्रेशर। बिल्कुल। लेकिन जब ये हर रोज हर घंटे होने लगता है तो शरीर उस फाइट या फ्लाइट मोड में ही अटका रह जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कार बिना रुके हाई स्पीड पर चल रही हो। यहाँ मैं एक इंजन की एनालॉजी जोड़ना चाहूंगी। मुझे लगता है हमारा दिमाग एक कार के इंजन की तरह है। दिलचस्प है। कैसे? जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो मानो वो इंजन लगातार रेड लाइन पर चल रहा है, यानी अपने आरपीएम की सबसे हाई लिमिट पर। अगर किसी खड़ी चढ़ाई पर थोड़ी देर के लिए इंजन रेड लाइन पर जाए तो वो काम निकाल लेगा। हाँ, कुछ देर के लिए इंजन वो लोड सह सकता है। लेकिन अगर उसे हमेशा उसी लिमिट पर चलाया जाए तो जाहिर है कि इंजन ओवरहीट हो जाएगा
और इंसानी शरीर में इस ओवरहीटिंग के लक्षण बहुत ही शारीरिक होते हैं। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। और वो लक्षण शरीर पर सीधे नजर आते हैं। नींद का खराब होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पाचन तंत्र का बिगड़ना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। हाँ, बात बात पर गुस्सा आना। बिल्कुल, ये सब दिमाग से शुरू होकर शरीर को वास्तविक नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो धमनियों पर दबाव पड़ता है। यह सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, ये बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है। तो अगर तनाव के लक्षण इतने शारीरिक हैं और ये शरीर के नर्वस सिस्टम को इस कदर जकड़ लेता है, तो इसे कम करने की शुरुआत भी शरीर से ही होनी चाहिए। 100%। और यहीं पर हमारे समाधान आते हैं। हमारे आज के स्रोत में जो सबसे पहला प्राकृतिक तरीका बताया गया है वो है गहरी सांस लेना या डीप ब्रीदिंग। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। पुशबैक बताइए। हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति भयंकर तनाव में होता है, उसका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा होता है और कोई उससे कहे अरे भाई बस लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, तो यार ये सुनने में बहुत ही सतही और खोखला लगता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये ऐसा क्यों लगता है। क्या सच में केवल हवा अंदर बाहर करने से वो ओवरहीटेड इंजन शांत हो सकता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। जब हम गहरी सांस लेने की बात करते हैं ना, तो ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये बल्कि एक पक्का बायोलॉजिकल हैक है। बायोलॉजिकल हैक? वो कैसे? हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण नर्व होती है, वेगस नर्व। ये दिमाग से शुरू होकर हमारे पेट और अन्य अंगों तक जाती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें अपने आप छोटी और सीने तक सीमित हो जाती हैं। हाँ, घबराहट में हम उथली सांसें लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम जानबूझकर पेट से गहरी और धीमी सांसें लेते हैं, खासकर जब सांस छोड़ने की प्रक्रिया लंबी होती है, तो ये वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। अच्छा, और ये वेगस नर्व असल में दिमाग को क्या सिग्नल भेजती है? ये दिमाग को सीधा रासायनिक सिग्नल भेजती है कि आसपास कोई शेर नहीं है, हम सुरक्षित हैं। ये शरीर के उस फाइट या फ्लाइट मोड को बंद करके रेस्ट और डाइजेस्ट यानी आराम और मरम्मत वाले मोड को चालू कर देती है। अरे वाह! हाँ, ये एक तरह से शरीर के तेज भागते इंजन का इमरजेंसी ब्रेक खींचने जैसा है। इसीलिए 5 से 10 मिनट की गहरी सांस कोई जादुई टोटका नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर नर्वस सिस्टम को स्विच करने की एक शारीरिक प्रक्रिया है। मतलब हम जानबूझकर शरीर की लय को बदलकर दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं कि सब ठीक है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल है। शरीर के जरिए दिमाग को शांत करने का जो दूसरा तरीका हमारे स्रोतों में उभर कर आता है वो है फिजिकल एक्टिविटी, वॉक करना, योग करना या कोई भी एक्सरसाइज। ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ अक्सर हैप्पी हॉर्मोन्स का बहुत जिक्र होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शब्द का इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि इसका असली मतलब कहीं खो गया है। हाँ, लोग अक्सर इसे बहुत हल्के में लेते हैं। हैप्पी हार्मोन से हमारा मतलब मुख्य रूप से एंडोर्फिन्स, डोपामीन और सेरोटोनिन से है। ये वो रसायन है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। सही कहा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मस्तिष्क इन रसायनों को रिलीज करता है जो प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करते हैं और मूड को ऊपर उठाते हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प बात होती है। वो क्या? हमने अभी बात की थी कि तनाव के समय शरीर खतरे से भागने के लिए कोर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ता है। हाँ, शरीर भागने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो वो सारे हार्मोन्स हमारे खून में यूं ही तैरते रहते हैं। एकदम सही पकड़े। खून में तैरते हुए वो स्ट्रेस हार्मोन ही हमें बेचैन करते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे 20 मिनट की तेज वॉक या जॉगिंग, तो हम असल में शरीर को उस भागने वाले एक्शन को पूरा करने का मौका दे रहे होते हैं। अच्छा, तो शरीर को लगता है कि हम सच में शेर से बचकर भाग रहे हैं। बिल्कुल। विज्ञान में इसे कंप्लीटिंग द स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। शरीर महसूस करता है कि उसने खतरे का सामना कर लिया है और अब वो सुरक्षित है। उसके बाद शरीर अपने आप खून से उन स्ट्रेस हार्मोन्स को साफ कर देता है। यानी हमें कोई बहुत भारी जिम जाने की या ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस अटके हुए स्ट्रेस साइकिल को पूरा करने के लिए शरीर को हरकत में लाना है। एकदम सही। अब अगर हम शरीर के इसी सिस्टम को रीसेट करने की बात आगे बढ़ाएं, तो जो तीसरा तरीका है वो हमारी वेलनेस यात्रा की एक तरह से नींव है, और वो है अच्छी नींद। नींद तो सबसे महत्वपूर्ण है। 7 से 8 घंटे की नींद। तनाव और नींद के बीच का जो संबंध है वो एक अजीब सा दुष्चक्र है। तनाव की वजह से नींद नहीं आती,
और नींद ना आने की वजह से अगला पूरा दिन तनाव में गुजरता है। हाँ, ये एक लूप बन जाता है। नींद को हम अक्सर एक निष्क्रिय अवस्था मान लेते हैं, जैसे कि शरीर बस बंद पड़ा है, लेकिन दिमागी स्तर पर नींद सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब भी दिमाग काम कर रहा होता है। बिल्कुल। जब हम सोते हैं, विशेष रूप से रेम स्लीप के दौरान, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, हमारा दिमाग दिन भर के भावनात्मक कचरे को प्रोसेस करता है। भावनात्मक कचरा? हाँ, जिसे हम इमोशनल गार्बेज कह सकते हैं। ये वो समय होता है जब दिमाग उन यादों और अनुभवों को छांटता है जो तनाव पैदा कर रहे हैं और उनके भावनात्मक प्रभाव को कम करता है। इसे आप रातों रात चलने वाली एक प्राकृतिक थेरेपी मान सकते हैं। और अगर हम वो 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो वो ओवरनाइट थेरेपी नहीं हो पा रही है। बस यही बात है। और शारीरिक रूप से देखें तो गहरी नींद के दौरान ही कोर्टिसोल का स्तर सबसे निचले स्तर पर जाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कोर्टिसोल का स्तर हाई बना रहेगा, जिसका मतलब है कि अगले दिन हमारा बेसलाइन स्ट्रेस लेवल पहले से ही काफी ऊपर होगा। बिल्कुल। और इसीलिए छोटी सी बात पर भी लोगों को ज्यादा गुस्सा या घबराहट महसूस होती है। तो हमने शरीर के अंदर चल रही इन 3 चीजों को देखा। सांस के जरिए नर्वस सिस्टम को स्विच करना, एक्सरसाइज से स्ट्रेस साइकिल को पूरा करना और नींद के जरिए दिमाग की मरम्मत करना। ये तीनों चीजें शरीर के भीतर काम करती हैं। हाँ, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक कदम और आगे जाती है। शरीर के अंदर के बाद वो बाहरी माहौल की बात करती है। और आज के डिजिटल युग में मुझे लगता है ये सबसे प्रासंगिक हिस्सा है, हमारे आसपास का माहौल और हमारा स्क्रीन टाइम। बिल्कुल सही। हम जो देखते हैं और महसूस करते हैं वो हमारे दिमाग का भोजन है। अगर हम अपना ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं तो हम लगातार अपने दिमाग को एक ऐसा भोजन दे रहे हैं जिसे पचाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, ये मानसिक थकावट का बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी या डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जरूरत बन गई है। स्क्रीन टाइम और तनाव के कनेक्शन को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हमारा दिमाग बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह है। स्मार्टफोन की तरह? हाँ, जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो एक ही मिनट के अंदर हम किसी दोस्त की छुट्टी की तस्वीरें देखते हैं, फिर कोई दुखद खबर देखते हैं, फिर कोई राजनीतिक बहस और फिर अचानक कोई विज्ञापन आ जाता है। हाँ, जानकारी का एकदम से ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग इन सारी अलग अलग सूचनाओं को बैकग्राउंड एप्स की तरह प्रोसेस कर रहा होता है। हमें लगता है कि हम आराम से सोफे पर लेटे हैं, लेकिन असल में हमारी मानसिक ऊर्जा की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। इस लगातार मिलने वाली जानकारी का ओवरलोड ही आज के दौर का सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। बहुत सही कहा। विज्ञान में इस घटना को समझने के लिए हार्ड फैसिनेशन और सॉफ्ट फैसिनेशन का कंसेप्ट बहुत काम आता है। अच्छा, ये क्या होते हैं? जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमारा ध्यान हार्ड फैसिनेशन की स्थिति में होता है, यानी स्क्रीन की तेज रोशनी, रंग और हर सेकंड बदलती जानकारी हमारे ध्यान को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचती है। मतलब हमें फोकस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। इसके लिए हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और इसी वजह से स्क्रीन देखने के बाद हम मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसका उपाय क्या है? यहीं पर स्रोत प्रकृति के साथ समय बिताने की बात करता है, राइट? हाँ, एकदम सही। प्रकृति सॉफ्ट फैसिनेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब हम किसी पार्क में होते हैं, पेड़ों की हिलती पत्तियों को देखते हैं या आसमान में बादलों को देखते हैं, तो वो चीजें हमारे ध्यान को जबरदस्ती नहीं खींचती। हाँ, वो बस वहाँ होती हैं, बहुत ही शांत तरीके से। बिल्कुल। हम उन्हें बिना किसी मानसिक प्रयास के देख सकते हैं। इससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आराम मिलता है और दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। और ये नेटवर्क क्या करता है? ये नेटवर्क हमारे विचारों को व्यवस्थित करने और हमें अंदर से शांति महसूस कराने में मदद करता है। मतलब प्रकृति में जाना उस स्मार्टफोन की फुल हो चुकी कैश मेमोरी को क्लियर करने जैसा है। कोई भी नया डेटा फीड नहीं हो रहा, बस पुराना डेटा प्रोसेस होकर साफ हो रहा है। बहुत ही अच्छी तुलना है। प्रकृति के बीच बिताया गया आधा घंटा भी हमारे दिमाग की उस बैटरी को रिचार्ज कर देता है जो स्क्रीन ने खत्म कर दी थी। ये हमें वर्तमान में वापस लाता है। वर्तमान में वापस आना, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जो हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, जो कि हमारे विचार हैं। बिल्कुल। हमने शरीर को देखा, माहौल को देखा, लेकिन तनाव की सबसे गहरी जड़ हमारे खुद के विचार हैं। और इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए
हमारा स्रोत मेडिटेशन या ध्यान का सुझाव देता है। मेडिटेशन के नाम से ही अक्सर वेलनेस की शुरुआत करने वाले लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। और घबराना लाजमी भी है यार। जब कोई पहली बार आंखें बंद करके 10 मिनट बैठने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग शांत होने के बजाय और ज्यादा शोर मचाने लगता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को पूरी तरह से खाली कर देना, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश होकर इसे छोड़ देते हैं। ये मेडिटेशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखो, दिमाग का काम ही है विचार पैदा करना, आप उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मेडिटेशन विचारों को रोकने की नहीं, बल्कि अपने ध्यान को वापस वर्तमान में खींचकर लाने की प्रैक्टिस है। मतलब फोकस वापस लाना। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हम जिम में बाइसेप्स बनाने के लिए डंबल उठाते हैं। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है और आप उसे वापस अपनी सांस पर या वर्तमान क्षण पर लाते हैं, तो वो आपके दिमाग के लिए एक बाइसेप कर्ल की तरह है। अरे वाह! यानी ध्यान भटकना विफलता नहीं है, बल्कि उस ध्यान को वापस लाना ही असल कसरत है। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। बिल्कुल, यही इसकी असल प्रक्रिया है। सेप कर्ल करते हैं तो क्या हमारे दिमाग की बनावट में सच में कोई बदलाव आता है? हाँ, विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब हम रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो ये हमारे दिमाग की ओवर थिंकिंग वाली आदतों को कमजोर करता है। मतलब भविष्य की बेवजह की चिंताओं या अतीत के पछतावे में उलझने की आदत? एकदम। और दिमाग का जो हिस्सा फैसले लेने और स्पष्ट सोचने से जुड़ा है, वो मजबूत होने लगता है। आप समस्याओं को ज्यादा स्पष्टता के साथ देख पाते हैं बिना घबराए। विचारों को दिशा देने की इसी बात पर स्रोत का एक और पॉइंट आता है, उन चीजों को लेकर चिंता करना छोड़ देना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये सुनने में आसान है पर करना मुश्किल। हाँ, ये सुनने में एक पुरानी दार्शनिक कहावत लगती है, लेकिन एक आम इंसान जो ऑफिस की राजनीति से परेशान है या अर्थव्यवस्था को लेकर डरा हुआ है, वो अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को असल जिंदगी में कैसे तोड़े? इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है सर्कल ऑफ कंट्रोल की पहचान करना। सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये कैसे काम करता है? जब भी तनाव हावी हो तो एक कागज और पेन लेकर अपनी चिंताओं को लिख लें। फिर खुद से पूछें, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिन पर मैं अभी कोई एक्शन ले सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो हमारे हाथ में है। हाँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन बॉस का मूड कैसा होगा या शेयर बाजार कैसे काम करेगा, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। तो जो चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, उन पर खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा को वहां से हटाकर उन चीजों पर लगाना है जिन्हें हम असल में बदल सकते हैं। एकदम सही। लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसी प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए जिन लोगों ने अभी इस दिशा में सोचना शुरू किया है, उनके लिए स्रोत के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन 7 दिन का चैलेंज दिया गया है। हाँ, ये चैलेंज मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगा। इसमें ये नहीं कहा गया है कि कल सुबह से आपको ये 7 काम एक साथ करने हैं। बिल्कुल, ऐसा करने से तो और तनाव हो जाएगा। वही तो, कि सुबह 4 बजे उठें, 1 घंटा ध्यान करें, फिर 2 घंटे जिम जाएं और फोन उठाकर फेंक दें। ऐसा करने से इंसान तनाव कम करने की कोशिश में ही और तनावग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी वेलनेस यात्रा बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही वे खुद पर बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हैं। ये चैलेंज कहता है कि 7 दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, पहले दिन मान लीजिए आपने सिर्फ 10 मिनट प्रकृति के बीच बिताने का फैसला किया, बिना फोन के। दूसरे दिन आपने सिर्फ 10 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस की। तीसरे दिन आपने स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया। यानी हमें बस उस शुरुआती घर्षण को पार करना है। एक बार जब कोई व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने दिमाग के उस शोर को शांत होते हुए महसूस कर लेता है, तो वो खुद ही अगले दिन उसे दोबारा करना चाहेगा। एकदम सही कहा। छोटी कदम ही असल में बड़ी और स्थायी आदतें बनाते हैं। हाँ, और वो 10 मिनट कब 20 मिनट बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं तो 7 दिन बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपने अपने नर्वस सिस्टम को काफी हद तक शांत कर लिया है, वो भी बिना किसी बड़े संघर्ष के। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक साथ पिरोएं, तो इन सभी स्रोतों और वैज्ञानिक तथ्यों का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे लगता है निष्कर्ष ये है कि दुनिया की रफ्तार धीमी नहीं होने वाली। हाँ, चुनौतियां आती रहेंगी, काम का दबाव रहेगा और अनिश्चितताएं भी बनी रहेंगी। बिल्कुल।
तनाव हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसे हम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि बाहरी दुनिया हम पर क्या फेंकेगी, लेकिन हमारा शरीर और हमारा दिमाग उस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। हाँ, और वही सबसे जरूरी चीज है। चाहे वो गहरी सांस लेकर अपने वेगस नर्व को शांत करना हो, व्यायाम से स्ट्रेस हार्मोन्स को खत्म करना हो, या फिर स्क्रीन से दूर होकर अपने दिमाग को आराम देना हो। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं हैं, ये हमारे अपने बायोलॉजी के रिमोट कंट्रोल हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने, बायोलॉजी का रिमोट कंट्रोल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सुनने वाले खुद गहराई से विचार कर सकें। बिल्कुल। आज हमने बात की कि तनाव शरीर में कैसे काम करता है और इसे कैसे संभाला जाए। अक्सर हम तनाव को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, एक बीमारी की तरह जिसे हमें बस किसी भी तरह खत्म करना है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपना नजरिया ही बदल दें? नजरिया बदल दें मतलब किस तरह से? मतलब क्या होगा अगर अगली बार जब आपको तेज तनाव महसूस हो, दिल की धड़कन बढ़ जाए या नींद ना आए, तो आप उसे एक दुश्मन मानने के बजाय अपने ही शरीर और दिमाग का एक ईमानदार अलार्म सिस्टम मान लें। ये चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग और विचारणीय तरीका है ना? अगर वो अलार्म बज रहा है तो बजाय उसे जबरदस्ती बंद करने के या उससे घबराने के, एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये तनाव मुझे मेरी जिंदगी में किस चीज की तरफ ध्यान देने के लिए पुकार रहा है? हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये मुझे बता रहा है कि मैं अपने शरीर को आराम नहीं दे रहा हूँ? क्या ये मुझे बता रहा है कि मैं सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इतना खो गया हूँ कि अपनी असल दुनिया से कट गया हूँ? या क्या ये इस बात का संकेत है कि मैं उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शायद तनाव कोई बाहरी राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे ही भीतर की वो आवाज है जो हमें रुकने, अपनी दिशा बदलने और खुद की बेहतर देखभाल करने के लिए चेतावनी दे रही है। अगली बार जब स्ट्रेस हो तो उससे लड़े नहीं, उसकी बात सुने। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत विचार है इस चर्चा को खत्म करने के लिए। शुक्रिया। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने इस जटिल लेकिन अद्भुत शरीर और दिमाग को समझते रहिए। आपसे फिर